अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मम्प्स। तो मम्प्स की जो हम पहले डेफिनेशन देखने वाले हैं, मम्प्स इज एन एक्यूट वायरल इन्फेक्शन ऑफ चाइल्डहुड दैट टिपिकली इन्वॉल्व स्वेलिंग ऑफ वन और बोथ पैरोटिड ग्लैंड्स ऑल्दो मेनी अदर डिफरेंट ऑर्गन्स मे बी इन्फेक्टेड। तो मम्प्स जो है ये एक वायरल इन्फेक्शन यानी कि एक वायरल डिजीज़ है, जिसका मतलब है कि ये एक वायरस की वजह से होता है और साथ में एक्यूट है यानी कि एक्यूट पीरियड के लिए रहता है। और ज़्यादातर ये देखा गया है, ये हर किसी एज में हो सकता है, लेकिन ज़्यादा जो देखा गया है बच्चों में देखा गया है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम जो है उतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो उस वजह से ये ज़्यादा बच्चों में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, और ये कंटेजियस होती है यानी कि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है। और इसमें क्या होता है कि जिससे हमें सीधे पता चलता है कि ये मम्प्स इन्फेक्शन है, तो इसमें हम देखते हैं जो हमारे पैरोटिड ग्लैंड्स है, तो या तो एक में या तो दोनों में स्वेलिंग हो जाती है। यानी कि हमें पता है कि हमारी बॉडी में 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। एक पेयर होता है सबलिंगुअल, एक पेयर होता है सब मैक्सिलरी और सबमैंडिबुलर, और एक पेयर होता है पैरोटिड ग्लैंड जो हमारे ईयर्स के पास होता है। तो इसमें क्या होता है, इनमें स्वेलिंग हो जाती है और साथ में टेंडरनेस भी हो जाती है। तो इसकी वजह से, मम्प्स की वजह से और भी बाकी ऑर्गन जो है वो भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। मम्प्स virus, the cause of mumps is an RNA virus of genus Rubella virus in the family Paramyxoviridae। तो ये क्या बोल रहा है कि ये जो ईटियोलॉजी यानी कि इसका काज जो है, काजेटिव एजेंट जो है, वो हमने पहले ही देखा कि वायरस है, यानी कि वायरस डिजीज है तो वायरस ही है, लेकिन इसमें हम इसको मम्प्स वायरस बोलते हैं। लेकिन हमें ये यहाँ पे याद रखना है कि हम इसमें यहाँ पे थोड़ा पढ़ेंगे कि ये जो मम्प्स वायरस होता है ना, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए होता है। तो ये आरएनए वायरस होता है और ये रुबुला वायरस जीनस से बिलोंग करता है, और इसकी जो फैमिली है वो है पैरामिक्सोवायरिडी फैमिली। तो अब हम देखने वाले हैं होस्ट और रिस्क फैक्टर्स, यानी कि किन में ज़्यादा चांसेस है इन्फेक्शन होने के। तो पहला आता है एज, एन ऑकर एट any एज बट इज़ मोर प्रिवेलेंट इन चिल्ड्रन। तो ये बोल रहा है कि ये किसी भी एज में हो सकता है, इसमें ये कोई पर्टिकुलर नहीं दिया गया है, लेकिन ज़्यादातर जो इंसिडेंट्स हैं ना वो बच्चों में पाए गए हैं। तो दूसरा जो फैक्टर है सेक्स, अफेक्ट बोथ सेक्सेस इक्वली। इसमें ये नहीं है कि एक फीमेल जो है उनको ज़्यादा इफेक्ट करेगा दैन मेल्स, या मेल्स को ज़्यादा इफेक्ट करेगा, इसमें दोनों सेक्सेस को ये इक्वली इफेक्ट करता है। तो इसके बाद जो हमारा तीसरा आता है वो आता है एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट में क्या होता है कि ये किसी भी सीज़न में हो सकता है, लेकिन ज़्यादा इंसिडेंस जो है ना वो लेट विंटर और अर्ली स्प्रिंग में पाया गया है, क्योंकि लेट इनमें इसमें क्या मिलता है कि इस वायरस को अच्छा खासा मीडियम मिलता है ट्रांसमिट होने के लिए, तो इससे ज़्यादा इंसिडेंस इसलिए पाए गए हैं। और जहाँ पे पुअर सैनिटेशन होगी यानी कि साफ नहीं होगा, तो वहाँ पे भी देखा गया है कि ज़्यादा चांसेस होते हैं इस इन्फेक्शन के। फोर्थ फैक्टर जो है वो है न्यूट्रिशन। इंडिविजुअल्स विच आर अंडर नरिश्ड आर प्रोन टू गेट मम्प्स, यानी कि जो अंडर नरिश्ड हो गए, जिन्होंने अच्छी तरह से जो है न्यूट्रेंट्स नहीं लिए होंगे, फूड में अच्छा खाना नहीं लिया होगा, तो उनका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उनमें भी ये इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, ज़्यादा है। इसके बाद आता है फिफ्थ फैक्टर जिसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी। वो इंडिविजुअल्स जिनका गुड इम्यून सिस्टम होगा, ओब्वियसली है कि उनमें कम चांसेस होगा मम्प्स इन्फेक्शन होने के। अब जो है हम देखने वाले हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि ये किस तरीके से फैलता है। तो ये 3 तरीक़ों से फैलता है। एक तो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, यानी कि किसी ने कफ किया, स्नीज किया, वो उसके जो नोज से या फिर मुंह से जो भी ड्रॉपलेट्स निकलेंगे वो दूसरे पर्सन जो है उसकी माउथ से या थ्रू नोज से एंटर करेगा उसकी बॉडी में, तो उसकी वजह से भी ये ट्रांसमिट होता है। तो इसके बाद डायरेक्ट कंटैक्ट, किसी ने किसी को किस किया या फिर हैंड शेक किया, हग किया, तो उसकी वजह से भी ये वायरस जो है
तो अब जो हम देखने वाले हैं वो है इसका मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हम पहले देखने वाले हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में पहला जो ड्रग आता है वो होता है पैरासिटामोल यानी कि एनाल्जेसिक, क्योंकि पेन के लिए जो हम यूज़ करते हैं। तो लेकिन वो हमें देना है उस फॉर्म में कि वो माउथ में ही मेल्ट हो, या फिर लिक्विड फॉर्म में दे सकते हैं या फिर सॉल्युबल फॉर्म में देना है, क्योंकि अगर हम सॉलिड फॉर्म में देंगे तो उससे क्या होगा कि इसके जब ये पिएगा या फिर खाएगा तो इसको पेन होती है, डिस्कम्फर्ट होता है। इसकी वजह से हम इनको लिक्विड फॉर्म में प्रेफर करते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है नॉन एस्पिरिन फीवर मेडिकेशन, यानी कि वो एंटीबायोटिक्स जिनमें एस्पिरिन ना हो। तो इसमें आता है हमारा एसिटोमिनोफेन और आता है इबुप्रोफेन। इसके बाद देखेंगे हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, जिसमें हम मेडिकेशन का यूज़ नहीं करते हैं। उसमें आता है हमारा पहला मॉनिटर टेम्परेचर, यानी कि इसमें फीवर रहता है तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे कि इसका टेम्परेचर जो है मॉनिटर करेंगे। और वार्म और कोल्ड पैक, क्योंकि इनमें जो होता है ना स्वेलिंग होती है, तो हम वार्म या कोल्ड एप्लीकेशन यूज़ करते हैं ताकि इसको रिलीफ मिले पेन की वजह से, और बेड रेस्ट करने के लिए बोल सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा डाइटरी मैनेजमेंट, हम यानी कि हम इसको क्या डाइट खाने के लिए दे सकते हैं। इसमें पहले लाइट डाइट देना है, यानी कि जो ना इजीली हो अचीव करना, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड्स देने हैं। और इसके बाद आता है हमारे एसिडिक फूड्स जो होते हैं ना, सच एज टोमेटो विनेगर कंटेनिंग फूड एडिटिव्स एंड लिक्विड्स सच एज ऑरेंज जूस, उनको हमें अवॉइड करना है, क्योंकि उससे ज़्यादा ऑरल पेन होती है और उस डिस्कम्फर्ट होता है, क्योंकि वो जो है सैलिवेशन को स्टिमुलेट करते हैं। इसके बाद अगर हम इसमें नर्सिंग डायग्नोसिस देखेंगे तो इसमें क्या क्या डायग्नोसिस हो सकता है। पहले ही होगा इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू इन्फेक्शियस कंडीशन एज एविडेंस्ड बाय स्वेलिंग पेन एंड डिफिकल्टी इन स्वेलविंग। ओबवियस सी बात है कि इनमें जो न्यूट्रिशन है ना वो इम्बैलेंस्ड होगा, क्योंकि ये प्रॉपरली खा नहीं पाते, डिस्कम्फर्ट होता है, इनको पेन होती है खाने की वजह से, क्योंकि इनमें स्वेलिंग पेन होती है, ये स्वेलो नहीं कर पाते। तो इसकी वजह से ये डायग्नोस बन सकता है, क्योंकि जब प्रॉपरली खा नहीं पाएगा तो ओब्वियसली ये अंडरनरिश्ड रहेगा। अब जो दूसरा नर्सिंग डायग्नोसिस है वो ये बनता है कि एक्यूट पेन रिलेटेड टू इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, इसमें इन्फ्लेमेशन होती है तो उसकी वजह से इसमें पेन भी रहती है। थर्ड जो है इसमें रिस्क फॉर डेफिसिट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन सच एज स्वेलिंग एंड डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, यानी कि ये अच्छे से स्वेलो नहीं कर पाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि डिजीज कंडीशन की वजह से भी ये ज़्यादा फ्लूइड्स नहीं ले पाता है, तो इसकी वजह से इसमें डिहाइड्रेशन होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके बाद आता है एंग्जाइटी रिलेटेड टू चेंज इन हेल्थ, इसको स्ट्रेस हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है अपनी हेल्थ कंडीशन के लिए, तो वो भी इसमें एक नर्सिंग डायग्नोसिस बन सकता है। इसके बाद जो लास्ट वाला है हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस एज एविडेंस्ड बाय राइज इन बॉडी टेम्परेचर, इसमें हाइपरथर्मिया हो सकता है, यानी कि फीवर हो सकता है, क्योंकि इसमें इन्फ्लेमेशन है, उसका जो मेन सिम्टम है फीवर ही है। तो ये हम कैसे देखेंगे कि जब हम इसका बॉडी टेम्परेचर मेजर करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे नर्सिंग इंटरवेंशन, यानी कि नर्स क्या कर सकती है ताकि ये जो है ये पेशेंट ठीक हो जाए। इसमें आएगा पहला प्रोवाइड एनाल्जेसिक्स एंड अप्लाई वार्म और कोल्ड कंप्रेस टू द नेक एरिया टू रिलीव पेन, यानी कि एक तो एनाल्जेसिक्स देंगे पेन के लिए और फिर वार्म और कोल्ड कंप्रेस यूज़ करेंगे ताकि जो है नेक एरिया जहाँ पे स्वेलिंग है तो वो कम हो जाए। गिव एंटीबायोटिक्स एंड टेपेड स्पंज बाथ फॉर फीवर, यानी इसमें हम एंटीबायोटिक्स देंगे ताकि इन्फेक्शन फर्दर इन्फेक्शन ना हो, और टेपेड स्पंज बाथ भी बोल सकते हैं फीवर के लिए। इसमें हम तीसरा जो है फ्लूइड इंटेक जो है इनको इंक्रीज़ करेंगे ताकि ये डिहाइड्रेशन से बच सके। और इनको हम हाई कैलोरी डाइट देंगे जो न्यूट्रिशनली रिच हो, सॉफ्ट हो और लिक्विड फूड हो, और फ्रीक्वेंटली देना है। छोटे छोटे मील्स देने हैं और छोटे छोटे मील देना है, लेकिन फ्रीक्वेंटली देना है, शॉर्ट टाइम में देना है, ताकि ये जो है इसका जो है अंडर न्यूट्रिशन ना रहे, माल न्यूट्रिशन ना हो। इसके बाद आता है अवॉइड स्पाइसी सोर फूड दैट स्टिमुलेट सैलिवेशन और रिक्वायर द एक्ट ऑफ चिविंग, वो फूड्स अवॉइड करने हैं जिनमें इसको चबाने की ज़रूरत हो, और वो फूड्स अवॉइड करने हैं जो स्टिमुलेट करते हैं सैलिवेशन को, लाइक स्पाइसी फूड्स, सोर फूड्स। तो मेजर बॉडी वेट डेली, बॉडी का वेट जो है डेली मेजर करना है ताकि हम देखें कि वेट लॉस तो ना हुआ हो या फिर वेट गेन तो नहीं हुआ हो, और कॉम्प्लिकेशंस को हमें ध्यान में रखना है।
और इसमें जो प्रिवेंशन आता है मेन कि हम इसको कैसे टोटली प्रिवेंट कर सकते हैं, वो आता है इसका MMR वैक्सीन, जिसको हम बोलते हैं मीजल्स, मम्प्स और रुबेला वैक्सीन। तो ये हम कैसे, इसका जो डोज होता है, इसके 2 डोजेज होते हैं। एक तो हम देते हैं 12 to 15 मंथ्स ऑफ एज और दूसरा 4 to 6 ईयर्स। और इसका जो डोजेज होता है वो होता है 0.5 ml और इसका जो रूट होता है वो होता है सबक्यूटेनियस रूट। और इसके बाद आता है हम कॉम्प्लिकेशन। इसमें पहले जो मेन कॉम्प्लिकेशन होती है ऑर्काइट्स होता है, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेस्टीज हो जाता है, उनमें स्वेलिंग होती है, लेकिन वो इनफर्टिलिटी नहीं करवाते हैं। इसके बाद ओफोराइट्स, यानी कि ओवरीज में भी चला जा सकता है ये इन्फेक्शन, तो वहाँ पे भी ये उनमें भी इन्फ्लेमेशन कर सकता है। इसके बाद मेनिंजाइटिस, यानी कि हमारे मेनिंजेस जो है हमारे ब्रेन के कवरिंग, उसमें भी जा सकते हैं और वहाँ पे भी इन्फेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद जो है पैनक्रियाटाइटिस भी करवा सकते हैं।